उस समय की मुंबई कोई आम शहर नहीं थी। वो एक ऐसा मंच बन चुकी थी जहां सपने भी पलते थे और खौफ भी। 1980 का दशक। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं, तो दूसरी तरफ बंद पड़ती टेक्सटाइल मिल्स के साथ हजारों घरों की उम्मीदें भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थीं। मिलों के बंद होने का मतलब सिर्फ नौकरी जाना नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का रास्ता भटक जाना था। वही भटके हुए नौजवान धीरे धीरे उस अंधेरी दुनिया की तरफ खींचने लगे जहां पैसे थे, ताकत थी और डर का राज था। मुंबई की हवा में उस वक्त सिर्फ मेहनत और तरक्की की खुशबू नहीं थी, उसमें बारूद और डर का एहसास भी साफ महसूस होता था। हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई नया चेहरा उभर रहा था जो खुद को भाई कहलवाना चाहता था। शहर की सड़कों पर एक ऐसी जंग चल रही थी जिसमें जीतने वाला राजा बनता था और हारने वाला इतिहास का हिस्सा। लोग कहते थे, यहां जिंदा रहने के लिए या तो डर बनो या डर के साथ जीना सीखो। इसी खौफनाक माहौल में एक नाम धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरफ फैल रहा था। मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स, खासकर भांडुप, विक्रोली और कांचूर मार्ग जैसे इलाकों में अगर किसी का नाम गूंजता था तो वो था अशोक जोशी। उसका नाम सुनते ही कारोबारियों के चेहरे पर पसीना आ जाता था और पुलिस वालों की उंगलियां खुद ब खुद उनकी रिवॉल्वर तक पहुंच जाती थी। लोग धीरे से फुसफुसाते थे, जोशी से पंगा मत लेना, वो सीधा खेलता ही नहीं। यह कहानी उसी अशोक जोशी की है जिसके बारे में उस दौर में कुछ लोग यहां तक कहते थे, दाऊद तो बाद में बड़ा बना, असली खेल तो पहले ही सेट हो चुका था। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, यह दोस्ती, दुश्मनी, चालाकी और उस एक धोखे की कहानी है जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पूरा नक्शा बदल दिया। 1980 का वो दौर था जब पुराने डॉन्स का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम अब पहले जैसे डर नहीं पैदा कर पा रहे थे। उनकी जगह लेने के लिए नए चेहरे सामने आ रहे थे, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक। इन्हीं चेहरों में एक था अशोक जोशी। अशोक जोशी का नाम पहली बार तब तेजी से सामने आया जब उसे मान्या सुर्वे के गैंग से जुड़ा हुआ बताया गया। मान्या सुर्वे एक ऐसा नाम जिसे उस समय पढ़ा लिखा और बेहद खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था। उसके साथ जुड़ना कोई छोटी बात नहीं थी। लोग कहते थे, अगर कोई मान्या के साथ है तो समझ लो वो सिर्फ बंदूक नहीं, दिमाग भी चलाता है। विक्रोली और कांजूर मार्ग के इलाकों में अशोक जोशी का ऐसा दबदबा था कि उसकी इजाजत के बिना कोई छोटी से छोटी चीज भी नहीं होती थी। उगाही, किडनैपिंग, जमीन पर कब्जा, ये सब उसके लिए रोजमर्रा के काम थे। लेकिन उसे सिर्फ एक गुंडा समझना सबसे बड़ी गलती होती। वो चालाक था, सोचता था, प्लान बनाता था। वो जानता था कि इस खेल में अकेले लड़ना मतलब खुद अपनी मौत लिखना। एक दिन उसने अपने करीबी से कहा, अकेला शेर भी गिर जाता है अगर सामने झुंड हो। और शायद यही सोच उसे एक ऐसे इंसान तक ले गई जो आगे चलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बना, अरुण गवली। अरुण गवली, जिसे लोग डैडी कहते थे। कभी वो एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था, महीने के करीब 1,500 रुपए कमाता था। लेकिन मिल बंद हुई और जिंदगी ने अचानक करवट ले ली। मजबूरी ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। वो अपने बचपन के दोस्त रामा नायक और बाबू रेशिम के साथ मिलकर धीरे धीरे इस दुनिया में गहराई तक उतर गया। जब अशोक जोशी और अरुण गवली की मुलाकात हुई तो वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक गठबंधन की शुरुआत थी। एक तरफ जोशी का दिमाग, दूसरी तरफ गवली की ताकत। एक सोचता था, दूसरा उसे अंजाम देता था। दोनों ने मिलकर ऐसा खेल शुरू किया जिसने सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को चुनौती दे दी। उनका यह साथ सिर्फ ताकत का मेल नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति थी। गवली मराठी था और उसके साथ जुड़ने वाले ज्यादातर लड़के मिल मजदूरों के परिवार से थे। उनके अंदर एक गुस्सा था, एक जिद थी, अपनी जमीन पर किसी बाहरी का राज नहीं चलेगा। यही भावना धीरे धीरे एक पहचान बन गई, एक मराठी गैंग जो दाऊद के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस पूरे नेटवर्क का दिल था बायकुला की दगड़ी चौल। बाहर से देखने पर यह एक आम चौल लगती थी, लेकिन अंदर से ये एक किले से कम नहीं थी। यह अरुण गवली का गढ़ था। यहां घुसना आसान नहीं था और अंदर जाकर बचकर निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। कहा जाता था कि दगड़ी चौल की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं थीं, उनमें राज छिपे थे। ऐसे गुप्त रास्ते और जगह बनी हुई थीं जहां कोई भी इंसान पल भर में गायब हो सकता था। पुलिस ने कई बार कोशिश की,
लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। एक पुलिस अफसर ने झुंझलाकर कहा था, यह चौल नहीं, भूल भुलैया है। इस तरह मुंबई के उस उथल पुथल भरे दौर में, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी, अशोक जोशी और अरुण गवली की यह जोड़ी धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक ताकत बनती जा रही थी। और आने वाले वक्त में यही गठबंधन ऐसी दिशा लेने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दगड़ी चौल सिर्फ ऊपर से ही मजबूत नहीं थी, उसका असली राज तो जमीन के नीचे छिपा था। नीचे ऐसी सुरंगें बनी हुई थीं जो सीधे ड्रेनेज लाइन से जुड़कर गवली के कमरों तक पहुंचती थी। मतलब अगर बाहर से रास्ता बंद हो जाए तो अंदर वालों के पास गायब होने के कई रास्ते मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस चौल के भीतर एक गुप्त फायरिंग रेंज भी तैयार की गई थी, जहां नए हथियारों को चेक किया जाता था। गोलियों की आवाज बाहर तक न जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। और एक बड़ा सा किचन, जहां रोज सैकड़ों लोगों का खाना बनता था। गैंग के लड़कों के लिए भी और जेल में बंद साथियों के लिए भी टिफिन यहीं से तैयार होकर जाता था। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यह एक पूरा सिस्टम था जो अपने आप में चलता था। दगड़ी चौल की सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि बिना इजाजत यहां कोई परिंदा भी अंदर नहीं घुस सकता था। हर कोने में गवली के भरोसेमंद लोग तैनात रहते थे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे मिलने आया है, हर चीज पर नजर रखी जाती थी। कई बार दाऊद के लोगों ने गवली को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो इसी चौल की दीवारों के पीछे सुरक्षित बच निकलता था। एक बार एक शूटर ने कहा भी था, वो आदमी नहीं, किला है जिसे गिराना नामुमकिन है। इस किले की असली ताकत तब समझ आई जब दाऊद के हिटमैन के टी थापा के गुंडे अशोक जोशी की तलाश में लगे हुए थे। और उस वक्त खुद जोशी ने भी छिपने के लिए इसी दगड़ी चौल का सहारा लिया। यह सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी, यह उनके बीच भरोसे का प्रतीक बन चुकी थी। जोशी दिमाग से खेलता था, प्लान बनाता था, और गवली उसे अपनी ताकत और इस अभेद किले की सुरक्षा देता था। दोनों मिलकर एक ऐसी जोड़ी बन चुके थे जिसे तोड़ना आसान नहीं था। उनकी ताकत हर दिन बढ़ रही थी। इलाके में उनका दबदबा साफ नजर आता था। उनका आत्मविश्वास अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था, और कई बार यही जरूरत से ज्यादा भरोसा इंसान से गलती करवा देता है। उन्होंने भी एक ऐसा ही कदम उठा लिया जिसने उनकी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी और वफादार आदमी सतीश राजे को खत्म कर दिया। यह कोई साधारण वारदात नहीं थी, यह सीधा सीधा उस शख्स को चुनौती थी जो दुबई बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा था। यह एक तरह से जंग का खुला ऐलान था। जोशी और गवली को लगा कि इस कदम से उनका रुतबा और बढ़ेगा और दाऊद की पकड़ कमजोर पड़ेगी। लेकिन उन्होंने खेल को गलत तरीके से समझा। एक तरफ वो खुद को मुंबई तक सीमित रखकर सोच रहे थे, और दूसरी तरफ दाऊद का नेटवर्क सीमाओं से परे फैल चुका था। उसके लिए यह सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, यह उसकी ताकत, उसकी पहचान और उसके पूरे सिस्टम पर हमला था। उसने तय कर लिया कि इसका जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब जो सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि चालाकी और धोखे से लिखा जाएगा। दुबई से एक साफ संदेश आया, अशोक जोशी को जिंदा नहीं छोड़ना है। कहा जाता है कि एक आलीशान इमारत के भीतर बैठे दाऊद इब्राहिम का गुस्सा उस वक्त चरम पर था। सतीश राजे की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाया और बिना किसी हिचक के कहा, यह सिर्फ बदला नहीं है, यह मिसाल बनेगी। फैसला तो हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कैसे? जोशी अपने इलाके कांजूर मार्ग में पूरी तरह मजबूत था, और गवली दगड़ी चौल जैसे किले में बैठा था। सीधा हमला करना खुद मौत को बुलावा देने जैसा था। तब दाऊद ने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया, पैसा और लालच। इस काम के लिए उसने एक ऐसे नौजवान को चुना जो तेजी से उसकी नजरों में ऊपर उठ रहा था। वह तेज था, महत्वाकांक्षी था और किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसका नाम था राजेंद्र सदाशिव निकलजे, जिसे दुनिया आगे चलकर छोटा राजन के नाम से जानने लगी। छोटा राजन के लिए यह मौका किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह जानता था कि अगर यह काम उसने कर दिखाया तो डी कंपनी में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। उसने सीधे हमला करने के बजाय दिमाग से खेलना चुना। उसने सोचा, किले को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ना पड़ेगा। उसने सबसे पहले अशोक जोशी की गैंग को समझना शुरू किया। कौन कितना वफादार है, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसे किस चीज की चाहत है। उसने उन लोगों को पहचानना शुरू किया जो ऊपर से वफादार दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर ज्यादा ताकत और पैसे के लिए बेचैन थे। धीरे धीरे उसकी नजर 3 लोगों पर जाकर टिक गई। पहला था
महेंद्र डोलस, जिसे लोग माया डोलस के नाम से जानते थे। माया का काम था उगाही संभालना। पैसे के मामले में वह बेहद तेज था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा जोशी की गैंग से कहीं आगे जाती थी। वह बड़ा खेल खेलना चाहता था, ज्यादा पैसा, ज्यादा रुतबा, और उसे लगने लगा था कि यह सब उसे डी कंपनी के साथ ही मिल सकता है। एक बार उसने अपने करीबी से कहा था, छोटे खेल में मजा नहीं आता, बड़ा बनना है तो बड़ा दांव लगाना पड़ेगा। दूसरा नाम था दिलीप बुआ, और यही वो लोग थे जिनकी सोच, जिनकी कमजोरियां और जिनकी इच्छाएं धीरे धीरे इस कहानी को उस मोड़ की तरफ ले जा रही थीं, जहां से वापसी अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली थी। दिलीप बुआ कोई आम गुंडा नहीं था। वह उस दौर के उन गिने चुने शार्प शूटरों में से था जिन्हें आधुनिक हथियारों को संभालना आता था। कहा जाता था कि वह AK-47 जैसे खतरनाक हथियार को भी उतनी ही सहजता से चलाता था जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी अपना पसंदीदा औजार चलाता है। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वफादारी उसके लिए स्थायी नहीं थी। उसकी कीमत तय की जा सकती थी, जो ज्यादा देगा वह उसी का हो जाएगा, और यही चीज उसे इस खेल में एक खतरनाक मोहरा बनाती थी। तीसरा नाम, और शायद सबसे अहम, था मधु नायर। एक ऐसा आदमी जो बाहर से सिर्फ एक ड्राइवर लगता था, लेकिन असल में वह अशोक जोशी की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा गवाह था। हर दिन उसकी गाड़ी की स्टीयरिंग मधु के हाथों में होती थी, और उसी के साथ जोशी की सुरक्षा भी। वह जानता था कि जोशी कब निकलता है, कहां जाता है, किससे मिलता है। वह सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वह उसका भरोसेमंद राजदार था। छोटा राजन ने जब यह तस्वीर पूरी तरह समझी तो उसे साफ दिख गया कि किले को गिराने के लिए बाहर से हमला करने की जरूरत नहीं है। चाबी बाहर नहीं, अंदर है, उसने अपने एक आदमी से धीमे स्वर में कहा। और फिर शुरू हुआ वो खेल जो किसी भी जंग से ज्यादा खतरनाक होता है, गद्दारी का खेल। राजन ने अपने लोगों के जरिए सबसे पहले माया डोलस और दिलीप बुआ तक पहुंच बनाई। उन्हें सिर्फ धमकी नहीं दी गई, बल्कि एक ऐसा सपना दिखाया गया जो उनकी कमजोरियों पर सीधा वार करता था। डी कंपनी में ऊंचा ओहदा, बेहिसाब पैसा और वो पहचान जो शायद उन्हें जोशी के साथ रहकर कभी नहीं मिलती। धीरे धीरे उनके मन में लालच ने जगह बना ली। एक दिन दोनों ने फैसला कर लिया, अब खेल बदलना है। उन्होंने अपने ही सरपरस्त के खिलाफ कदम उठा लिया, डी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया, और धीरे धीरे अशोक जोशी की हर गतिविधि की खबर दुबई तक पहुंचने लगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। अब बारी थी मधु नायर की। उसे तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि जोशी उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन जब राजन के लोगों ने उससे संपर्क किया तो उन्होंने हर तरीका अपनाया, डर भी, लालच भी। आखिरकार वह पल आया जब मधु का हौसला टूट गया। उसने पैसे के लिए उस इंसान को धोखा देने का फैसला कर लिया जिसने उसे अपना सबसे करीबी माना था। उसने वह सारी जानकारी दे दी जिसका इंतजार राजन को था। वो जल्द पुणे जा रहा है, गाड़ी ये है, नंबर ये है, और रास्ता भी यही रहेगा, मधु ने धीमी आवाज में कहा। अब शिकारी को शिकार की हर चाल का पता था। जाल पूरी तरह बिछ चुका था। उधर अशोक जोशी अपने बढ़ते दबदबे में इतना खो चुका था कि उसे किसी खतरे का अंदेशा तक नहीं था। उसे लगता था कि अब मुंबई में उसका सिक्का चलता है। अपने लोगों पर उसका भरोसा अटूट था। उसे यह जरा भी नहीं पता था कि उसी के अपने लोग उसकी कहानी का आखिरी पन्ना लिख चुके हैं। 3 दिसंबर 1988, यह तारीख मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस सुबह मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। अशोक जोशी अपने 2 खास आदमियों के साथ गाड़ी में बैठा। ड्राइविंग सीट पर हमेशा की तरह मधु नायर था। गाड़ी धीरे धीरे पुणे की तरफ बढ़ने लगी। शायद जोशी अपने अगले प्लान के बारे में सोच रहा होगा, अगली चाल, अगला कदम। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। मधु चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर एक तूफान जरूर चल रहा था। बस थोड़ा और, सब खत्म हो जाएगा, उसने मन ही मन खुद से कहा। जैसे ही उनकी गाड़ी बॉम्बे पुणे हाईवे पर पनवेल के पास एक सुनसान इलाके में पहुंची, अचानक एक दूसरी गाड़ी तेज रफ्तार से आई और उन्हें ओवरटेक करते हुए आगे जाकर रुक गई। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। जो लोग उस गाड़ी से बाहर निकले, उनके चेहरों पर डर नहीं था, सिर्फ इरादा था। उनके हाथों में साधारण पिस्तौल नहीं, बल्कि AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार थे। यह दृश्य उस दौर के लिए नया और बेहद खौफनाक था। इससे पहले खुलेआम इस तरह दिन दहाड़े इतने घातक हथियारों का इस्तेमाल बहुत कम देखा गया था। उन सब के बीच खड़ा था छोटा राजन।
एक पल की खामोशी और फिर अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को हिला। AK-47 की लगातार चलती गोलियों ने हाईवे की सन्नाटे को चीर कर रख दिया। अशोक जोशी की गाड़ी पर गोलियों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोहे की उस बॉडी को कागज बना दिया हो। कुछ ही सेकंड में गाड़ी छलनी हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ गोलियों के निशान थे और उस हमले ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत कर दी थी। गोलियों की लगातार बरसात ने कुछ ही पलों में सब कुछ बदल दिया। गाड़ी के शीशे ऐसे टूटे जैसे कांच नहीं, बर्फ हो जो एक झटके में बिखर गई हो। अंदर का मंजर खौफनाक था। हर तरफ खून के छींटे, टूटे हुए टुकड़े और वो लोग जो कुछ सेकंड पहले जिंदा थे अब खामोश पड़े थे। अशोक जोशी और उसके दोनों साथी, शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका अंत इस तरह इतनी बेरहमी से होगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में मुंबई का एक बड़ा नाम हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन इस पूरे खूनी मंजर के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने हर किसी को चौंका दिया। ड्राइवर मधु नायर जिंदा था, पूरी तरह सही सलामत। न कोई गोली, न कोई गहरी चोट, जैसे मौत उसके पास से होकर निकल गई हो। जैसे ही गोलियों की आवाज थमी, छोटा राजन और उसके साथी बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी में बैठे और उतनी ही तेजी से वहां से निकल गए जितनी तेजी से आए थे। पीछे बचा सिर्फ धुआं, बारूद की गंध और एक गाड़ी जो अब 3 लाशों का सन्नाटा समेटे खड़ी थी। अशोक जोशी की कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत की खबर ने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी। यह खबर आग की तरह फैली। हर गैंग, हर खिलाड़ी, हर पुलिस अफसर इस घटना से हिल गया। लोग आपस में कहने लगे, अब खेल बदल गया है। यह सीधा मैसेज है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह ताकत का खुला प्रदर्शन था। दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम यह दिखा चुका था कि उसके खिलाफ जाने वालों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। इस एक वार ने पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि उसकी पहुंच कितनी दूर तक है। इस घटना के बाद छोटा राजन का कद अचानक बहुत बड़ा हो गया। अब वह सिर्फ एक उभरता हुआ नाम नहीं था, बल्कि डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक आदमी बन चुका था। उसने वो कर दिखाया था जो कई बड़े नाम सिर्फ सोच ही सकते थे। अब हर कोई उसे अलग नजर से देखने लगा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी था। जिन लोगों ने अंदर से यह पूरा जाल बुना था, उन्हें अब अपनी वफादारी का आखिरी सबूत देना था। माया डोलस और दिलीप बुआ, जो कभी अशोक जोशी के सबसे करीबी माने जाते थे, अब उन्हें अपने पुराने रिश्तों को खुद खत्म करना था। 17 सितंबर 1989। उस दिन उन्होंने कांजूर मार्ग में अपने ही पुराने ठिकाने पर हमला किया। यह हमला बाहर से नहीं, अंदर से था। जिन लोगों के साथ उन्होंने कभी बैठकर खाना खाया था, जिनके साथ वक्त बिताया था, उन्हीं को उन्होंने बेरहमी से खत्म कर दिया। कोई रहम नहीं, कोई झिझक नहीं। यह एक तरह से उनकी नई वफादारी की कीमत थी। इस घटना ने साफ कर दिया कि अब उनका अतीत खत्म हो चुका है। वे पूरी तरह डी कंपनी का हिस्सा बन चुके थे। इस खूनी वफादारी के बाद उन्हें अपना इनाम मिला, ताकत, पैसा और संगठन में ऊंची जगह। अब इस साजिश का आखिरी किरदार बचा था, मधु नायर। वह जिंदा था और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। वह एक चलता फिरता राज था। वह जानता था कि उस दिन क्या हुआ, किसने क्या किया। छोटा राजन समझता था कि उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सीधे उसे खत्म करना भी जोखिम भरा था, क्योंकि इससे सच्चाई सामने आ सकती थी। यहीं पर खेला गया एक और खतरनाक दांव। छोटा राजन ने अपने ही लोगों के जरिए यह खबर फैलवा दी कि अशोक जोशी की मौत के पीछे उसका खुद का ड्राइवर मधु नायर है। उसी ने रास्ता बताया था, उसी ने धोखा दिया। यह बात धीरे धीरे जोशी के बचे हुए लोगों तक पहुंचा दी गई। यह सुनते ही उनके अंदर गुस्सा फूट पड़ा। उनके लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह विश्वास की हत्या थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे मधु नायर की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद मधु नायर की लाश मिली। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो बताते थे कि उसे कितनी बेरहमी से खत्म किया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह गुस्से और बदले की आखिरी हद थी। और इस तरह एक पूरी साजिश अपने अंत तक पहुंची, जहां हर किरदार ने अपना रोल निभाया और आखिर में सब कुछ उसी तरह खत्म हुआ जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक बार फिर बदल चुका था और इस बदलाव की कीमत बहुत खून से चुकाई गई थी। यह उस दुनिया का अपना कानून था जहां फैसले अदालतों में नहीं, गोलियों और खामोशी के बीच सुनाए जाते थे। वहां का इंसाफ तेज भी था और बेरहम भी,
कई बार पुलिस से कहीं ज्यादा। मधु नायर का केस आज भी फाइलों में खुला पड़ा है, लेकिन सच क्या था ये सब जानते थे, बस कोई बोलता नहीं था। छोटा राजन ने एक चाल में 2 काम कर दिए थे। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया और साथ ही जोशी गैंग को अंदर ही अंदर तोड़कर उनकी बची हुई ताकत भी खत्म कर दी। यही अंडरवर्ल्ड की सच्चाई थी। वफादारी यहां सिक्के की तरह होती है, चलती है, फिर अचानक बदल जाती है, और जिसकी कीमत लग जाए वो ज्यादा दिन टिकती नहीं। अशोक जोशी की मौत की खबर जब दगड़ी चौल तक पहुंची तो वह सिर्फ एक खबर नहीं थी, वह एक झटका था। अरुण गवली के लिए यह किसी अपने को खोने जैसा था। जोशी सिर्फ उसका साथी नहीं था, वह उसका दिमाग था, उसका गाइड था। गवली ने धीरे से कहा था, अब खेल अकेले खेलना पड़ेगा। गवली समझ चुका था कि अब वह निशाने पर है। दाऊद ने उसके सबसे मजबूत सहारे को खत्म कर दिया था। गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था, लेकिन उसने उसे सिर्फ भावना नहीं बनने दिया, बल्कि उसे रणनीति में बदल दिया। दगड़ी चौल जो पहले ही किले जैसी थी, अब और भी ज्यादा मजबूत कर दी गई। हर गली, हर कोना, हर दरवाजा, सब पर उसके लोग तैनात हो गए। अब वहां सिर्फ सुरक्षा नहीं थी, वहां युद्ध की तैयारी थी। लेकिन गवली सिर्फ बचाव करने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब जो सीधे दिल पर लगे। उसने दाऊद को वहां चोट पहुंचाने का फैसला किया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, और फिर जो हुआ उसने अंडरवर्ल्ड के पुराने नियम ही तोड़ दिए। गवली गैंग ने दाऊद के बहनोई को निशाना बनाया और उसे खत्म कर दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब तक इस खेल में एक सीमा थी, परिवारों को इसमें नहीं घसीटा जाता था, लेकिन इस एक वार ने वह सीमा मिटा दी। अब यह सिर्फ गैंग वॉर नहीं रही थी, यह निजी दुश्मनी बन चुकी थी। मुंबई की सड़कों पर तनाव और बढ़ गया। हर दिन एक नए टकराव का डर मंडराने लगा। दूसरी तरफ दुबई में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां जश्न था। छोटा राजन को हीरो बना दिया गया था। दाऊद ने उसे गले लगाकर साफ कर दिया कि अब वह उसके सबसे खास लोगों में शामिल है। राजन ने अपनी जगह बना ली थी, और वह भी सबसे ऊपर। लेकिन हर ऊंचाई के साथ खतरे भी आते हैं। डी कंपनी के अंदर ही कई लोगों को यह पसंद नहीं आया। छोटा शकील, जो खुद को सबसे वफादार मानता था, उसे राजन का बढ़ता कद चुभने लगा। दाऊद के भाई अनीस और नूरा भी इस बात से खुश नहीं थे कि एक बाहरी आदमी इतनी तेजी से ऊपर पहुंच रहा है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक खामोश टकराव शुरू हो गया। राजन ने भले ही अपना दम दिखा दिया था, लेकिन उसी के साथ उसने अपने लिए नए दुश्मन भी खड़े कर लिए थे। यह दुश्मनी बाहर से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि यह अंदर पल रही थी। यही वो दरार थी जो आगे चलकर इतनी बड़ी हो गई कि दाऊद और राजन का साथ कभी पहले जैसा नहीं रह सका। और जहां तक बात माया डोलस और दिलीप बुआ की थी, उन्हें सब कुछ मिला, पैसा, ताकत, पहचान, लेकिन एक चीज उनसे हमेशा दूर रही, भरोसा। लोग उन्हें हमेशा शक की नजर से देखते थे। वे खुद भी जानते थे कि इस दुनिया में गद्दारी की कीमत सिर्फ एक होती है, मौत। बस फर्क इतना था कि उनकी सजा अभी टली हुई थी, हमेशा के लिए नहीं। 16 नवंबर 1991, मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की एक आम सी सुबह। लोग अपने रोज के काम में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में यहां इतिहास लिखा जाने वाला है। स्वाति बिल्डिंग के एक फ्लैट में माया डोलस, दिलीप बुआ और उनके 5 साथी मौजूद थे। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि बाहर क्या होने वाला है। उसी वक्त मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर आफताब अहमद खान अपनी पूरी टीम के साथ उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर चुके थे। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद हो चुका था। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक बड़ा टकराव था, और शायद भारत का पहला ऐसा एनकाउंटर जिसे मीडिया सामने से देख रही थी। खान ने लाउडस्पीकर उठाया और आवाज दी, हथियार डाल दो, सरेंडर कर दो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया, फिर अचानक अंदर से जवाब आया, गोलियों की आवाज में। और बस वहीं से शुरू हुआ वो मंजर जिसे मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। लगातार 4 घंटे तक पूरा लोखंड वाला गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच खुली जंग छिड़ चुकी थी। दीवारें गोलियों से छलनी हो रही थीं, खिड़कियों के कांच टूटकर नीचे गिर रहे थे। अंदर बैठे लोग समझ चुके थे कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वे लड़ रहे थे आखिरी सांस तक। एक एक करके सब गिरते गए। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन अंजाम तय था। जैसे ही आखिरी गोली चली और सब कुछ शांत हुआ, फ्लैट के अंदर 7 लाशें पड़ी थीं। उनमें माया डोलस और दिलीप बुआ भी शामिल थे। जिन हथियारों के दम पर
उन्होंने अपना नाम बनाया था, आखिर वही हथियार उनकी कहानी का आखिरी पन्ना बन गए। उन्होंने अपने ही मेंटर को धोखा दिया था और किस्मत ने उन्हें ऐसी मौत दी जिसे पूरी दुनिया ने देखा, जैसे किसी ने ऊपर से फैसला सुनाया हो, हिसाब बराबर। अशोक जोशी की मौत और उसके बाद की इन घटनाओं ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह बदल दिया। एक धोखे ने कई नई दुश्मनियों को जन्म दिया। दाऊद इब्राहिम का राज और मजबूत हो गया। वह अब बिना किसी चुनौती के सबसे ऊपर था। छोटा राजन ने इस खेल में वो सीढ़ी चढ़ ली थी जहां से वह एक दिन खुद दाऊद के बराबर खड़ा होने वाला था और फिर उसी के खिलाफ खड़ा भी होने वाला था। अरुण गवली अकेला जरूर पड़ गया था, लेकिन कमजोर नहीं हुआ। उल्टा वह और ज्यादा खतरनाक बन गया। उसके अंदर बदले की आग अब भी जल रही थी और उसने दाऊद के खिलाफ एक लंबी जंग छेड़ दी। आने वाले सालों में मुंबई की सड़कों पर AK-47 की आवाज आम होने लगी। यह एक नए दौर की शुरुआत थी और ज्यादा खौफनाक, ज्यादा बेरहम। इस पूरे खेल की नींव एक ही चीज पर रखी गई थी, धोखा। अशोक जोशी का खून और उसके अपने लोगों की गद्दारी, यही इस कहानी का असली सच था। तो यह थी कहानी अशोक जोशी की। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार था, एक मेंटर था और अपने वक्त का ऐसा खिलाड़ी था जिसे कई लोग बेताज बादशाह मानते थे। लेकिन इस दुनिया का नियम साफ है, यहां ताकत कभी स्थायी नहीं होती, पर धोखा हमेशा जिंदा रहता है। अशोक जोशी को खत्म उसके दुश्मनों ने नहीं, बल्कि उसके अपने लोगों ने किया। माया डोलस, दिलीप बुआ और मधु नायर, वही लोग जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यही वो नाम थे जिन्होंने उसकी कहानी का अंत लिखा। इस कहानी का हर किरदार अपने अंजाम तक पहुंचा। किसी ने ताकत पाई, किसी ने बदला लिया और किसी ने अपनी कीमत चुकाई। माया डोलस और दिलीप बुआ, जिन्होंने अपने मेंटर को छोड़कर डी कंपनी का साथ चुना, कुछ साल बाद उसी शहर में पुलिस की गोलियों से मारे गए। उन्होंने अपनी जिंदगी बंदूक के सहारे शुरू की थी और अंत भी उसी के साथ हुआ। अशोक जोशी की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी दुनिया में जहां हर रिश्ता बिक सकता है, जहां हर वफादारी की कीमत लगती है, वहां सच में किस पर भरोसा किया जाए? शायद इसका जवाब उसी सुनसान हाईवे पर लिखा गया था, गोलियों की आवाज में, खामोशी के बीच। और वह जवाब आज भी एक ठंडी सच्चाई की तरह गूंजता है। इस खेल में सबसे खतरनाक वार सामने से नहीं, बल्कि पीछे से होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां जानना पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जो दिखता नहीं, पर सब कुछ बदल देता है।